हम्म, आज जो है हम पढ़ेंगे हमारे मेन थ्योरीज ऑफ मीडिया के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने जो है न्यू वेव का जो एक्सप्लेनेशन दिया था ना, वो थोड़ा जो है सही नहीं था, एक्यूरेट नहीं था वो। ओके, किसी ने दोबारा भी उसको पूछा था। न्यू वेव दरअसल जो है वो फिल्म मेकिंग का एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग popularized first in France in 50s। ये फ्रांस में 1950 में एक मूवमेंट आया था, इसको कहा गया था न्यू वेव। इसमें हुआ क्या था कि फिल्म मेकर्स जो थे, उन्होंने फिल्म मेकिंग का टिपिकल और कन्वेंशनल तरीका जो था कि स्टूडियो में एक सेटअप बनाया जाता था और फिर उसमें शूटिंग होती थी, आमतौर से हॉलीवुड में वैसा ही हुआ करता था उससे पहले। उसमें उन्होंने जो है तब्दीली लाई थी। हुआ क्या था कि स्टूडियो का सेटअप छोड़ करके उन्होंने रियल वर्ल्ड में शूटिंग करनी शुरू की थी। ओके, वो स्टूडियो में जो है कमरा और बिल्डिंग्स नहीं बनाया करते थे, और पहले अगर रोड का कोई सीन वगैरह दिखाना होना तो वो सारी चीजें स्टूडियो में बनाई जाती थी। तो इन्होंने रियल वर्ल्ड में शूटिंग करना शुरू की, सड़क पर लोगों को चलते हुए उसी वक्त शूटिंग की। ये एक किस्म की उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्रीज बना करती थी वो इसी तरह से हुआ करती थी कि उसको रियल वर्ल्ड में शूट करते थे, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री वाला तरीका अपनाया। कैमरास भी जो है उनके उतने वो बिल्कुल सारी मशीन्स के सेटअप वगैरह जो कैमरा के हुआ करते थे वैसे नहीं थे, बल्कि एक इंसान जो है वो वीडियोग्राफी की तरह कैमरा लेकर के चलता था और वो उसको शूट करता था। और एडिटिंग्स और शॉट्स भी उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज में होते थे वैसे से। तो इसी चेंज को, इस मूवमेंट को जो है न्यू वेव कहा गया। ये सिर्फ फ्रांस में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये जापान में भी आया था और भी कुछ अलग मुल्कों में इसे देखा गया था। ओके, और यहाँ पे जो ये वर्ड है, ये वर्ड दरअसल गलत है। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, दिस इज थिएट्रिकलिटीज, यहाँ पे थिएट्रिकलिटीज इन्होंने कर दिया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थिएट्रिकलिटीज होगा। कह रहे हैं कि थिएटर की जो चीजें थी उससे अलग हट करके इन्होंने ओरिजिनल सेटअप में इन्होंने काम करना शुरू किया था। सो दैट वाज न्यू वेव। ओके, चलें आज जो है हम पढ़ेंगे थ्योरीज हमारी। सबसे पहले हम लेंगे हाइपोडर्मिक और बुल थ्योरी, जो कि दी थी हैरोल्ड लैसवेल 1920 से 1930 के दरमियान। इसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया जो है वो मैसिव प्रोपेगेंडा करने का काम करती है, और मीडिया का ये मानना है कि रिसीवर्स या ऑडियंस जो है वो पैसिव एंड डिफेंसलेस होते हैं। वो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। ऑडियंस के पास जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से दी जाती है उसको वो वैसा ही कबूल कर लेते हैं, उस पर कोई सोच विचार नहीं करते हैं, कोई उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं वो अपना। सो दे आर सेइंग दे टेक वॉट एवर इज शॉट एट देम, जो भी उनकी तरफ फेंका जाता है, इसलिए इसे बुलेट थ्योरी कहा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें कि जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं ना, उनके फैंस होते हैं बहुत सारे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस भी चीज का, जिस प्रोडक्ट का ऐड करते हैं कि भाई आज मैंने प्रोडक्ट यूज किया है, आज मैंने इस ब्रांड के जूते लिए हैं, इस ब्रांड के कपड़े लिए हैं, उनके फैंस जो हैं उन पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं और उस चीज को वो खरीद लेते हैं सिर्फ उनके सजेशन पर। तो वही कह रहा है बुलेट थ्योरी के मीडिया जो भी चीज अपनी तरफ से देती है ऑडियंस को, ऑडियंस उसे वैसे ही कबूल कर लेती है बगैर उसके बारे में सोचे समझे। तो इनका कहना है कि मीडिया ऑडियंस के थॉट को, उसके बिहेवियर को शेप करती है, उसको मैनिपुलेट करती है, द ऑडियंसेस मे बी मैनिपुलेटेड बाय मीडिया एट विल, मीडिया जैसे चाहे ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकती है। इसे मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहा जाता है। ओके, आई हाईलाइट दिस, इसे मैजिक बुलेट थ्योरीज भी कहा जाता है। अगली थ्योरी है हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी में क्या है, इनका कहना है कि कोई भी शख्स जो मीडिया का इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको वो अपने अंदाज में इंटरप्रेट करता है, अपनी जहनियत के हिसाब से इंटरप्रेट करता है, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन जो वो कंज्यूम करता है या देखता है वो चीज़ों को, वो भी अपनी जहनियत के हिसाब से ही देखता है। इसके लिए जो है दो बात कही गई है।
एक है सेलेक्टिव एक्सपोजर और दूसरा है सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव एक्सपोजर एंड परसेप्शन। सेलेक्टिव एक्सपोजर में ये कहा गया कि एक शख्स अपने प्री कंसीव्ड बिलीफ के हिसाब से, अपने ऑलरेडी जहनियत के हिसाब से न्यूज को पहले वो सेलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसके बिलीफ को कंफर्म करती हो, उसे मिलती जुलती हो, उसको वो देखता है, कंज्यूम करता है, और वैसी न्यूज जो चैलेंज करती हो उसके बिलीफ को, उसको वो अवॉइड करता है। ठीक है। अवॉइड कम्युनिकेशंस व्हिच सीम्स टू चैलेंज देयर बिलीफ। अब जब उसने चुन लिया कि मुझे क्या देखना है, कौन सा कंटेंट जो है कंज्यूम करना है, उसके बाद सेलेक्टिव परसेप्शन की बारी आती है। उसमें से भी वही इंफॉर्मेशन को वो अपने पर ध्यान देता है, उसी इंफॉर्मेशन को जो कि उसके बिलीफ को वैलिडेट करती हो। ठीक है ना, जो उससे मिलती जुलती हो उसके बिलीफ से। और साथ ही साथ जो है, जब वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है तो वो भी उसी अंदाज में इंटरप्रेट करता है जैसे कि पहले से उसकी जहनियत हुआ करती है। तो एक इंसान जो है वो इंफॉर्मेशन मीडिया के वैसे ही समझेगा और वैसे ही देखेगा जैसा कि पहले से उसकी जहनियत होती है। ये कहती है इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी के डिफरेंट पर्सनालिटी वेरिएबल्स रिजल्ट इन डिफरेंट रिएक्शन टू द सेम स्टिमुलाई। एक ही न्यूज है लेकिन अलग अलग शख्स जो है उसको अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। अगली थ्योरी है हमारी पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। ये दी थी पॉल ई लाजर्सफेल्ड ने 1940 के यूएसए के इलेक्शन के बाद। इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि मास मीडिया जो है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑडियंस पर नहीं होता है। ये बिल्कुल बुलेट थ्योरी के ऑपोजिट है। ये कह रहे हैं कि मास मीडिया का ऑडियंस पर डायरेक्ट असर नहीं होता है। तो किसका असर होता है? ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जहां से ऑडियंस को मिल रही है, जो सोर्स है मीडिया का, उसके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। अब इसको आप इस एग्जाम्पल से समझें। पहले ये देखेंगे हम कि इसमें उन्होंने दो चीज कही है कि टू स्टेप फ्लो होता है और एक मल्टी स्टेप फ्लो होता है। टू स्टेप फ्लो में एक सोर्स से क्वेश्चन लेता है और ये फिर जो है ऑडियंस में बांटता है। ओके। और मल्टी स्टेप फ्लो में ये मल्टी स्टेजेस होते हैं। अब पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि मैं शख्स हूँ एक, और मैं न्यूज वगैरह नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं खबर है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन मुझे कहीं से पता चलता है कि एक कोई नई पॉलिसी आ रही है। ठीक है। अब मैं, जो मेरा भाई है जो कि हमेशा सारे न्यूज से, दुनिया भर की खबरों से, क्या चल रहा है मुल्क में, क्या कर रही है सरकार, वो सबसे बाखबर है, वो न्यूज देखता है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये सुना मैंने कि ये नई पॉलिसी आ रही है, इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, क्या बात है? अब वो भाई जो है, उसने वो न्यूज को सुना है, वो मुझे अब समझा रहा है कि देखो ऐसा ऐसा सरकार ने किया है, इसकी ये अच्छाइयाँ, ये खराबियां। अब इसमें जो है उसका अपना ओपिनियन भी शामिल होगा। वो बताएगा कि उसको क्या लगता है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरे मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो क्या वो रॉ इन्फॉर्मेशन है, जैसी मीडिया दिखा रही थी वो वही इन्फॉर्मेशन जो हकीकत में चल रहा है वही मुझे पता चला है? नहीं, मैंने जो है अपने भाई का ओपिनियन सुना है। वो न्यूज तो मुझे पहुंची है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसी के ओपिनियन के साथ पहुंची है मेरे पास। तो क्या होता है कि मेनी वोटर्स हैड लिमिटेड एक्सपोजर टू द मास मीडिया। हर शख्स के पास वसाइल नहीं थे मीडिया का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो उन्होंने किसके थ्रू लिया? उन्होंने एक ओपिनियन लीडर के थ्रू लिया है। ओपिनियन लीडर वो होते हैं हु हैड फर्स्ट हैंड एक्सेस टू मास मीडिया इंफॉर्मेशन, जिनके पास मास मीडिया का इंफॉर्मेशन पहली बार पहुंचा। तो मेरा भाई जो हुआ वो ओपिनियन लीडर हुआ। ये कहती है आपकी टू स्टेप थ्योरी। टू स्टेप फ्लो में ये होता है कि दो शख्स से होकर के ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा है। अब मैं उस इंफॉर्मेशन का मुझ पे क्या असर होगा, ये डिपेंड करता है कि मेरा मेरे भाई के साथ क्या रिलेशनशिप है। ऑडियंस का ओपिनियन लीडर के साथ जो रिलेशनशिप होगा, उस पर वो भरोसा करते होंगे, नहीं करते होंगे, इसका इस बात पर मुनहसर करती है कि उस इंफॉर्मेशन का मेरे ऊपर क्या असर होगा या ऑडियंस के ऊपर क्या असर होगा। अगला जो है वो है मल्टी स्टेप फ्लो। मल्टी स्टेप फ्लो में क्या होते हैं? एक से ज्यादा ओपिनियन लीडर्स होते हैं। इसका डायग्राम हम देखते हैं। ये रहा हमारा मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल।
ये मास मीडिया है जो कि इंफॉर्मेशन को फैला रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है। ये सारे ओपिनियन लीडर्स हैं, ठीक है, जो कि रिसीव कर रहे हैं इसको, और ये आगे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, और ये ऑडियंस फर्दर दूसरी ऑडियंस तक पहुंचा रही है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझे। मान ली कि मार्केट में जो है कोई नया एक फेस क्रीम है, नई सैलिसिलिक एसिड की फेस क्रीम आई है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उसके न्यूज में भी बातें आ गई हैं, न्यूज़पेपर में भी आ गया है, मैगजीन्स होती है ना, फैशन वाली मैगजीन्स होती हैं, तो उनमें भी बात आ गई है कि वो एक नया फेस क्रीम आया है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। अब एक मेकअप आर्टिस्ट ने उसका इस्तेमाल किया है किसी एक सेलिब्रिटी के ऊपर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर, ठीक है। वो अब उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसका ऐड किया है कि ये क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी है, लाओ मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ। अब उस सेलिब्रिटी ने जो है अपने ऑडियंस को सोशल मीडिया के थ्रू बताया है कि भाई मैंने ये एक प्रोडक्ट यूज किया, जो कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया था, ये बहुत अच्छा है, मेरे स्किन पर बहुत इफेक्टिव रही है। अब ऑडियंस ने वो बात सुनी। अब मान ले कि मैंने वो बात सुनी, मेरी बहन है जो कि सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करती है, मैंने उसको बताई कि देखो ये मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, ये बड़ा ही अच्छा मैंने सुना है कि स्किन के लिए, चलो हम खरीदते हैं। तो क्या हुआ कि मीडिया का उस इंफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस हुआ तो मेरे ऊपर, लेकिन वो इस बना पर हुआ कि मैं जो हूँ उस सेलिब्रिटी पर ट्रस्ट करती हूँ कि उसने जो प्रोडक्ट सजेस्ट किया है वो सही होगा। और वो सेलिब्रिटी जो है उसने उस मेकअप आर्टिस्ट की बात मानी है। वो मेकअप आर्टिस्ट जो हुआ वो हुआ ओपिनियन लीडर। उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी मीडिया से कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है। उसने जो है फर्दर एक शख्स को बताया है या दूसरे ओपिनियन लीडर्स को बताया है। वो अब वो मेकअप आर्टिस्ट जो होगा, मान ले अगर उसका भी एक ब्लॉग का चैनल है, उसका भी एक कोई ब्लॉग है, तो उसने भी वो बात कही होगी कि भाई ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, मैं इस्तेमाल की हूँ, खुद भी की हूँ, दूसरे आर्टिस्ट पे भी किया है, ये बहुत ही अच्छा रहा है। तो इस ओपिनियन लीडर ने ऑडियंस को कहा, इस ओपिनियन लीडर ने दूसरे ओपिनियन लीडर को कहा जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो ये ओपिनियन लीडर्स एक दूसरे को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये लोग मिलके ऑडियंस को कर रहे हैं, और एक ऑडियंस दूसरे ऑडियंस को कर रही है, जैसे कि मैं भी ऑडियंस हूँ और मेरी बहन भी ऑडियंस है, ठीक है। तो मल्टी स्टेप फ्लो में ये बात कही गई कि मल्टी स्टेप फ्लो जो है वो सिर्फ डाउनवर्ड नहीं होता है, सिर्फ मीडिया से ऑडियंस तक बात नहीं पहुंच रही है, बल्कि ये अपवर्ड भी होता है। यानी कि ऑडियंस से ओपिनियन लीडर तक भी बात पहुंचती है, और ओपिनियन लीडर से मीडिया तक भी बात पहुंचती है, और साथ ही ये लैटरल भी होता है, ठीक है। sideways. Also, the influencers was sideways when they shared inside with other opinion leader. ये हो गया आपका मल्टी स्टेप फ्लो और टू स्टेप फ्लो। इसको याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछे गए थे पिछली बार। ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी हो गई है, ओके। इसके बाद अगली थ्योरी जो है वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम देखेंगे, ये थ्योरी कहती है कि सोशल चेंज जो होते हैं, यानी कि लोगों के ओपिनियंस या वैल्यूज जो बदलते हैं वक्त के साथ, पब्लिक के बिलीफ बदलते हैं, इसका और मास कम्युनिकेशन के साथ एक रिलेशनशिप है। सोशल चेंज का मास कम्युनिकेशन के साथ एक रिलेशनशिप है, ये कहती हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कौन कौन सी है ये अब हम देखेंगे। पहली थ्योरी है वो है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन का मतलब होता है काश्त करना किसी भी चीज की, जैसे खेती में होता है ना कल्टीवेशन। ये कह रहा है कि मास मीडिया हैव सटल इफेक्ट ऑन ऑडियंस, unknowingly absorb the dominant symbols, images and messages of media. ऑडियंस जो होती है वो मीडिया के जरिया प्रोवाइड की गई डोमिनेंट सिंबल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो भी अननोइंगली। हम मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, मतलब पिछले क्लास में, कल्टीवेशन ऑफ परसेप्शन की बात, कि मीडिया किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक कंट्री के कल्चर को जो है एक सर्टेन वे में लोगों तक पहुंचाती है, और लोग उसको बगैर, उनको एहसास नहीं होता है कि मैं इस चीज को जो है अपने जहन में बिठा ले रहा हूँ, लेकिन वो बिठा लेते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदुस्तान से बाहर आए आप, तो आप देखेंगे कि
यूजुअली इंडियन एक्सेंट जो है वो उसको कहते हैं जो साउथ इंडियंस का एक्सेंट होता है। उन्हें लगता है कि सारे सारे इंडियंस जो है वो उसी एक्सेंट में बात करते हैं जैसे कि साउथ इंडियन का एक्सेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी जुबानें हैं। तो ये उनके जहन में ये चीज कैसे बैठी? क्योंकि अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखेंगे ना तो उसमें इंडियन को इस तरह से शो किया जाता है कि उनका लहजा जो होता है, उनकी इंग्लिश का जो एक्सेंट होता है वो वैसा ही होता है साउथ इंडियन। तो लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि शायद इंडियन ऐसे ही बोलते हैं। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मीडिया लोगों के दरमियान फैलाती है। और चूंकि लोगों का फर्स्ट हैंड उससे मिलना जुलना नहीं होता है, उस कल्चर से, उस कम्युनिटी से, इसलिए उन्हें कभी नहीं पता चल पाता है कि हकीकत क्या है। और अगर आप किसी कम्युनिटी से मिलेंगे भी तो उसके एक शख्स से मिलेंगे। आप हर किसी से मिलके हर किसी को तो नहीं जान सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले लें कंट्रोवर्शियल सा के, जैसे इस्लामोफोबिया है वो लोगों के दरमियान कैसे फैला? क्या हर शख्स हर मुसलमान से मिला हुआ है? नहीं। मीडिया ने जो है दिखाया कि टेररिज्म जो है कुछ मुसलमानों जरिया किया गया है। लोगों ने देखा तो उनके जहन में जो है एक आम परसेप्शन बैठ गया कि जो इस्लामिक लोग होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, वो टेररिज्म फैलाते हैं, जिससे कि इस्लामोफोबिया फैला। तो ये कहाँ से? तो यही बात जो है कल्टीवेशन थ्योरी कह रही है कि मीडिया लोगों के जहन में जो है एक डोमिनेंट इमेज पैटर्न का को कल्टीवेट करता है। पावरफुल इफेक्ट्स ऑफ मीडिया एक्ट एज मोल्ड्स द सोसाइटी, वो सोसाइटी के जहन को एक तरह से ढालते हैं। ठीक है। अगली थ्योरी है हमारी एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहती है कि मीडिया आर मोर सक्सेसफुल इन टेलिंग पीपल व्हाट इज टू थिंक अबाउट देन इन टेलिंग देम व्हाट टू थिंक। मीडिया ये नहीं कहती है कि आपको किस चीज के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि वो एक कोई मुद्दा जो है ऑडियंस के सामने पेश करती है और कहती है कि आप इसी के बारे में सोचें। ये थ्योरी जो है ये डोनाल्ड एल शॉ एंड मैकॉम्स ने दी थी 1972 में। और ये थी, आमतौर से उन्होंने ये वोटिंग इलेक्शन के बारे में दी थी कि किस तरह से इलेक्शन के टाइम पर एजेंडा बहुत ज्यादा मीडिया फैलाती है लोगों के दरमियान, जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है उसको फैलाती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कोई एक तरक्की का पहलू जो है वो जनता के आगे दे देती है। अब जैसे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत सारे मसले हैं मुल्क में। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, वो सुसाइड कर रहे हैं। और ईस्ट में जो है एक स्टेट में इतना ज्यादा मसला हुआ हुआ है, उस पर जो है गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। तो मीडिया इन सारी कमियों, इन सारी खामियों को नहीं दिखाती है। वो क्या दिखाएगी कि उसने, सरकार ने जो तरक्की की है। जैसे अभी राम मंदिर का मामला हुआ तो ये किस्म का एजेंडा था कि मीडिया ने बार बार उस चीज को हाईलाइट किया है कि ठीक है, अभी की गवर्नमेंट जो है उसने ये मंदिर बनाई है, तो यू शुड सेलेक्ट दिस गवर्नमेंट। तो इस किस्म के एजेंडे में मीडिया जो है बहुत ज्यादा काम करती है। मीडिया आर मोर सक्सेसफुल लोगों को एक मुद्दा दे करके उसके बारे में सोचने में लगा देने में। ये होगी आपकी एजेंडा सेटिंग थ्योरी। अगली जो है वो है हमारी यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। ये क्या कहती है कि यूजेस ऑफ मास मीडिया आर डिपेंडेंट ऑन द परसेप्शन, सेलेक्टिविटी एंड प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ। ये वही चीज थी जो अभी हमने पढ़ी ना यहाँ पे, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। यही बेसिस जो है इस थ्योरी में भी यूज किया गया है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन में। इसमें कहते हैं कि ऑडियंस वैसे ही न्यूज को प्रेफर करती है सुनना जो कि उनके प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ, उनके पहले से जो उनके जहनियत है, उनका सोच है, उनका यकीन है, उससे जो मिलती जुलती बातें होंगी वो उसी को सुनेगी। क्यों? ताकि उसकी ओपिनियन को वैलिडेशन मिले कि हाँ भाई, मैं जो सोचता हूँ वो सही बात है, बाकी के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। तो वो अपने ओपिनियन से सिमिलर ओपिनियन को जब वो लोगों के दरमियान सुनती है तो इससे जो है सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस होता है। तो कह रहा है कि ऑडियंस जो है यूज करती है मीडिया को अपने सेटिस्फैक्शन एंड रिवॉर्ड के लिए। ये कह रही है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, कि अपने बिलीफ को वैलिडेशन पाने के लिए और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ऑडियंस मीडिया का इस्तेमाल करती है। अगली थ्योरी है हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी मेल्विन डुफ्लूक ने एंड सैंड्रा बॉल रुकीश। मेल्विन डुफ्लूक एंड सैंड्रा बॉल रुकीश, इन्होंने कहा
डिपेंडेंसी थ्योरी ने जो है ये कहा कि मीडिया का लोगों पर जो है डायरेक्ट असर नहीं होता है। वही बात जो बुलेट थ्योरी ने कही थी ना, बुलेट थ्योरी बहुत पहले आई थी। उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत ज्यादा नहीं था। 1900 कब आई थी वो थ्योरी? 1920-30 के दरमियान। उस वक्त जो है सोशल मीडिया तो नहीं थे, सिर्फ न्यूज हुआ करते थे, टेलीविजन उस जमाने में नया नया था गालिबन, और ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को हासिल किया करते थे। तो उस जमाने में हुआ करता था कि जिस तरह से लोगों के पास न्यूज पहुंचता था वो उस चीज पर यकीन कर लिया करते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये चीज जो है कम होती गई और लोगों के दरमियान जो है वो कहें कि जागरूकता वो बढ़ती गई, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती गई। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कह रही है कि मीडिया का डायरेक्ट असर नहीं होता ऑडियंस के ऊपर, बल्कि वेरियस साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स are there that prevent the media from exercising arbitrary control over the audience। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर हैं जो मीडिया को रोकते हैं ऑडियंस के जहन में अपनी बात पूरी तौर पर बिठा देने में। जैसे कि मान लो कि मैं ऐसी शख्स हूँ जो कि हर चीज पर यकीन नहीं कर लेती हूँ। जब तक मैं किसी भी इंफॉर्मेशन का छानबीन न कर लूँ कि वो हकीकत है या नहीं, 10 लोगों की बात न सुन लूँ, हर किस्म का पर्सपेक्टिव न सुन लूँ, तब तक मुझे किसी भी बात पे यकीन नहीं आता है। तो ये मेरी ऐसी जहनियत होगी। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा जिसकी वजह से मीडिया ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको मैंने सीधा सीधा कबूल नहीं कर लिया है। इसी किस्म के दूसरे सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं। हो सकता है ऐसी कोई कम्युनिटी हो जहां पर लोग बहुत ज्यादा लिटरेट हैं, वो बहुत ज्यादा वोक हैं, वो मीडिया की बातों को सीधा सीधा नहीं ले लेते हैं, बल्कि वो एक्टिवली हर चीज को खुद जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहती है डिपेंडेंसी थ्योरी कि ऑडियंस पर मीडिया किस तरह से इफेक्ट करेगी ये डिपेंड करता है ऑडियंस के साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स पर। ये सारी हमारी हो गई सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अब जो है हमारी अगली है नॉर्मेटिव थ्योरीज। नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मास मीडिया में हम ये देखेंगे, ये कहती है कि एक सियासी माशी हालात के अंदर किस तरह से मीडिया को फंक्शन करना चाहिए। ओके, मीडिया आउट टू और कैन बी एक्सपेक्टेड टू, एक मीडिया से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किस तरह ऑपरेट करे एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंस में। इसमें जो पहली थ्योरी है हमारी वो है ऑथोरिटेरियन थ्योरी। ऑथोरिटेरियन का क्या मतलब होता है? तहक्कुम पसंद। तो ये नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे। इसका कहना यह है कि मीडिया को जो है किसी भी वक्त में जो पावर में हो, जिसके पावर सबसे ज्यादा हो, उसके अंडर काम करना चाहिए, उसके हुक्म को मानना चाहिए। Press and other media should always be subordinate to established authority and should not do nothing to undermine it। कोई भी ऐसा काम न करे जो अथॉरिटी फिगर को उस टाइम के उसको दबाने का या नीचा दिखाने का काम करती हो। देखिए यहाँ पे चंद बातें हैं। Access to information may be restricted and independent journalism may be suppressed। जो लोगों तक ऑडियंस तक जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो वो हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाना चाहिए। सिर्फ वैसे ही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जो कि अथॉरिटी या पावर के सपोर्ट में हो। और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो होती है, लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं जहाँ पे, उसको बंद करना चाहिए, उसको सप्रेस करना चाहिए, ताकि वो मीडिया जो कि उस वक्त के पावर या अथॉरिटी के सपोर्ट में हो उसका उसके अगेंस्ट कोई ना आ सके, लोग सिर्फ उसी मीडिया को सुने। आगे है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दैट डेविएट फ्रॉम एक्सटर्नली सेट गाइडलाइंस शुड बी चार्ज्ड। वैसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि अथॉरिटी के खिलाफ जा रही है उस पर लीगल पेनल्टीज लगनी चाहिए, फाइन्स लगनी चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। अगला है द मीडिया में वर्क एज अ टूल फॉर प्रमोटिंग प्रोपेगेंडा, यानी कि उस वक्त जो पावर में है उनकी जो आइडियोलॉजीज है, उनका जो प्रोपेगेंडा है, मीडिया को सिर्फ और सिर्फ उसी को प्रमोट करना चाहिए। ये थ्योरी जो है दिस थ्योरी जस्टिफाइज एडवांस सेंसरशिप
एंड पनिशमेंट फॉर डेविएशन फ्रॉम एक्सटर्नली सेट गाइडलाइंस। जो अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन सेट कर दी है कि आपने यही बात ऑडियंस तक पहुंचानी है, मेरी ही आइडियोलॉजीज को लोगों तक पहुंचाना है, उसके खिलाफ अगर कोई जाए तो उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये थ्योरी एडवांस सेंसरशिप को, गेट कीपर या सेंसर जो हमने बात की थी, उसको ये जस्टिफाई करती है। इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि इंडिया में हुआ था ये इमरजेंसी में 1975 से 77 के दरमियान। अथॉरिटेरियन थ्योरी ये खिलाफ है हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ये खिलाफ है अथॉरिटेरियन थ्योरी। अगली थ्योरी है हमारी फ्री प्रेस थ्योरी। ये बिल्कुल अथॉरिटेरियन के आगे ऑपोजिट हो जाएगी। ये कह रही है कि मीडिया के पास लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टेरियन थ्योरी भी कहते हैं इसको। इट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक शख्स को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का हक होता है। फ्री प्रेस थ्योरी यही कहती है। एक डेमोक्रेटिक नेशन और सोसाइटी के लिए प्रेस की फ्रीडम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात पर जोर देती है हमारी फ्री प्रेस थ्योरी। अगली थ्योरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ये क्या कहती है? देखिए, दिस थ्योरी इज एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक कमीशन था जो कि यूएसए का था, और ये हचिंस ने दिया था 1947 में। ये उसी पर बेस्ड थ्योरी है। इसका कहना है कि मीडिया शुड प्रायोरिटाइज द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी ओवर कॉमर्शियल। यानी कि मीडिया को पैसे कमाने पर, कॉमर्शियलिज्म पर कम ध्यान देना चाहिए, और उसकी फिक्र ये होनी चाहिए कि किस तरह हम लोगों का भला करें, जनता की बेहतरी के लिए मीडिया को काम करना चाहिए। और मीडिया को डेमोक्रेटिक वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करनी चाहिए। यानी कि जो सच बात है, जो हकीकत है, उसी को लोगों को दिखाए, झूठी मिलावट वाली बात ना करे मीडिया। और क्या कह रहा है कि जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स हैव अ ड्यूटी टू अडेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। वही है कि उन्हें एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए, रिपोर्टिंग में वो जो है फेयर हो, बायस ना हो, किसी एक कम्युनिटी के बारे में किसी एक अथॉरिटी या पावर का जो है वो ज्यादा सपोर्ट ना करें या उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ना बोले। वो हमेशा ऑब्जेक्टिव रहे और न्यूट्रल बातें करे मीडिया। और सेंसेशनलिज्म अवॉइड करना चाहिए मीडिया को। सेंसेशनलिज्म क्या हो गया कि सनसनी के खेज खबर देना, है ना। जैसे कि हमने बात की थी येलो जर्नलिज्म में। येलो जर्नलिज्म का मतलब ये होता है ना कि हाफ ट्रूथ स्प्रेड करना, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों में सनसनी बढ़े और लोग उस न्यूज को, उस मीडिया को ज्यादा सुने। इससे क्या होगा कि व्यूज बढ़ेंगे, टीआरपी बढ़ेगी, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा, वो कॉमर्शियलिज्म के लिए होता है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए होती है वो सारी चीजें। और कहती है क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के, मीडिया ओनरशिप जो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी कि कोई एक पावर में कोई है या कोई कैपिटलिस्ट है, उसके अंडर मीडिया, वो ओन करता हो मीडिया को, ये चीज खत्म करनी चाहिए। इससे मोनोपोली आती है किसी एक स्टेटस के या किसी एक ग्रुप के लोगों का जो है मीडिया पर ज्यादा इफेक्ट दिखने लगता है इससे। अगली बात कह रही है ये कि बेशक मीडिया जो है फ्री हो, लेकिन साथ ही साथ उसको जो है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मीडिया का जो सोसाइटल ऑब्लिगेशन है, यानी कि उसको जनहित में काम करना है, इस ये चीज जो है उसकी मेंटेन रहेगी। ये कहती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी कि मीडिया के ऊपर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका उसे ख्याल करना चाहिए, और उसे पावर या पैसे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सोशल एंड मोरल नीड्स का सोसाइटी के ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगली थ्योरी है हमारी कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। ये दी थी मार्क्स एंड एंजल्स ने। मार्क्स जो कि एक बहुत ही मशहूर कम्युनिस्टवाद थे, इनका कहना है कि मीडिया, इट envisages मीडिया टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द वर्किंग क्लास
whose interests they are meant to serve. ये कह रहे हैं कि मीडिया को वर्किंग क्लास के हित में बातें करनी चाहिए और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए काम नहीं करना चाहिए. मीडिया शुड बी यूज्ड फॉर एम्पावरिंग वर्किंग क्लास एंड चैलेंज कैपिटलिस्ट हेजेमोनी. यानी कैपिटलिस्ट कौन हुए? सुरमायादार, जो वेल्दी लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज ओन करते हैं और चलाते हैं. तो मीडिया को उनके सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मीडिया को हेल्प करनी चाहिए वर्किंग क्लास को और ज्यादा एम्पावर करने में. और वो जो कैपिटलिस्ट है उनको चैलेंज करना चाहिए मीडिया को कि वो वाकई सही काम कर रहे हैं या नहीं. इससे सोसाइटी में बराबरी पैदा होगी. और कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी जो है ये प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रेस और अदर मीडिया को रूल आउट करता है. प्राइवेट ओनरशिप क्या है? जैसे अभी आप देख लें, अंबानी जो है वो News24 को ओन करते हैं, अडानी जो है वो एनडीटीवी को ओन करते हैं. तो ये चीजें जो है कि कैपिटलिस्ट ने मीडिया को ओन किया हुआ है, इसके खिलाफ है हमारी कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी. ठीक है. अगला है हमारा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी. ये क्या है? दिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन द यूनेस्को रिपोर्ट जो कि 1980 में आई थी. क्या कहती है ये थ्योरी? कि मीडिया इज फोकसिंग ऑन लिमिटेड एरियाज दैट अलाइन विथ नेशनली एस्टेब्लिश्ड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रायोरिटी. मीडिया का सारा फोकस जो है उन डेवलपमेंटल पॉलिसी पर होता है जो कि ऑलरेडी हो गया होता है किसी भी नेशन में. कि वो बता रही होती है कि सरकार ने जो है हेल्थ के सेक्टर में ये सारा काम किया है, एजुकेशन में उसने ये किया है. तो ये कह रही है कि मीडिया का सारा फोकस इसी में हो जाता है. वो ज्यादा फोकस करती हैं हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर. जबकि मीडिया और किन किन चीजों पर कर सकती है? वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, और सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. तो ये थ्योरी कह रही है कि ये सारी वो चीजें हैं जिसको मीडिया ने पीछे छोड़ दिया है. जबकि एक कंट्री के, एक नेशन के डेवलपमेंट में इन सारी चीजों का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि हेल्थ, एजुकेशन वगैरह का होता है ना. एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, शहरीकरण होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. लोगों के सोशल वेलफेयर जो होता है, लोगों के हित में काम होना और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है. लेकिन मीडिया इन सारी चीजों को कवर नहीं करती है. तो ये थ्योरी कहती है कि मीडिया के पास पोटेंशियल है कि वो ये सारा जो काम है, मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स. वो बहुत सारी चीजों को कवर कर सकती है. और कैसे कर सकती है? बाय रेजिंग अवेयरनेस, फैसिलिटेटिंग डायलॉग एंड मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज में हेल्प कर सकती है, अवेयरनेस में हेल्प कर सकती है. और एक कंट्री जो है वो कम्युनिकेशन के पावर को यूज करके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसमें कि हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, कर सकती है एक कंट्री. ऐसा कहती है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी. ओके. अगली थ्योरी है हमारी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी. तीन चीजों पर ये थ्योरी फोकस करती है. पहला है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीडिया, दूसरा है स्मॉलनेस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, एंड हॉरिजॉन्टैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन. ये देखते हैं हम कि क्या है ये चीजें. A multiplicity of media ensures that audience have access to a wide range of sources and perspective. यानी कि ऑडियंस के पास जो है हर पर्सपेक्टिव का इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए. ये नहीं कि कोई एक ओपिनियन है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मीडिया सिर्फ उसी चीज पर फोकस कर रही है. बल्कि अगर मीडिया किसी एक मुद्दे के बारे में बात कर रही है तो वो उसके खिलाफ भी बात कर रही है और उसके प्रो में भी बातें करे. प्रो एंड अगेंस्ट होता है ना. तो दोनों पर्सपेक्टिव और हर मुद्दे के बारे में लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने मीडिया को रखना चाहिए. ये हुई हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीडिया. और और क्या है? अगला है हमारा स्मॉलनेस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन. ये क्या है? कि
ये थ्योरी कहती है कि स्मॉल स्केल मीडिया जो होता है, यानी कि रीजनल मीडिया जिसे कहते हैं, उस चीज को जो है बहुत प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो छोटी छोटी जगहों पे, अब एक स्टेट के अंदर जो है कोई छोटा सा शहर है, उसके अंदर बिल्कुल पिछड़ा हुआ कोई गांव है, उसके क्या मसाइल है, वहां बिजली नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं करती है, वहां तक तो उसकी पहुंच भी नहीं होती है। तो रीजनल मीडिया जो है, स्मॉल स्केल की जो मीडियाज है, जर्नलिज्म है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनकी पहुंच होती है वैसी छोटी पिछड़ी जगहों पर। तो अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो वहां तक पहुंचना होगा। ये चीज हो गया आपका स्मॉलनेस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्मॉल स्केल मीडिया एंटाइटीज आर ऑफन मोर रिस्पॉन्सिव टू लोकल नीड्स। अगर किसी की लोकल कोई नीड है, कोई लोकल मुद्दा है, तो स्मॉल स्केल मीडिया जो होता है वो उसमें ज्यादा इंगेज होता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। और वैसे लोगों के एम्पावरमेंट के लिए स्मॉल स्केल मीडिया जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगला है हमारा हॉरिजेंटलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हॉरिजेंटलिटी आनी चाहिए। कैसे? जो मीडिया के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और जो जर्नलिस्ट हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, और जो ऑडियंस है, इन तीनों के दरमियान में जो है एक लैटरल कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजेशन में, लैटरल कम्युनिकेशन जो कि एक एक लेवल पर लोगों में होता है, एक कलीग्स वगैरह में होता है। तो ये कह रहे हैं कि हायरार्की ना हो, मीडिया प्रोड्यूसर्स की और जर्नलिस्ट की और ऑडियंस की हायरार्की ना हो, बल्कि वो एक सतह पर सब लोग हों, और उनका कम्युनिकेशन जो हो आपस में वो ओपन हो। इससे लोग अपने अपने मुद्दे को सामने रख पाएंगे और कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा। और क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी जो है क्रिटिसाइज करती है डोमिनेंस ऑफ कॉमर्शियल मीडिया मॉडल, यानी कि वैसे मीडिया, वैसा चैनल वगैरह जो कि पैसे कमाने के लिए इंफॉर्मेशन बेचता है, उसको क्रिटिसाइज करती है थ्योरी। कहती है कि आपका मकसद होना चाहिए सोशल वर्क होना चाहिए, यानी कि लोगों के जनता का जो हित है, यानी पब्लिक सर्विस जो है, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। आप अपने प्रॉफिट के बारे में उतना नहीं सोचिए। इसलिए इम्पोर्टेंस किसको देती है? नॉन कॉमर्शियल या अल्टरनेटिव मीडिया को, ना कि वैसी मीडिया जो कि एडवर्टीजमेंट करती हैं, स्पॉन्सरशिप्स करती हैं ना, उन सबको नहीं। नॉन कॉमर्शियल मीडिया का एक एग्जांपल है, जैसे कि जहन से निकल गया मेरे। चलें, ये जो है हमारी मीडिया की थ्योरीज हो गई। ये कुछ और थ्योरीज हैं जिस पे मैंने इसे पढ़ा था, और इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन हमें इन थ्योरी पे मिलता है तो फिर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट है, और इन पे फिलहाल अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है। हमने क्या क्या थ्योरीज पढ़ ली हैं? हमने थ्योरी पढ़ी पहली, हाइपोडर्मिक और बुलेट थ्योरी। दूसरी पढ़ी हमने साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। तीसरी थी पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। चौथी हमने पढ़ी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। और पांचवी पढ़ी नॉर्मेटिव थ्योरीज। ये पांच थ्योरी हमने कवर कर ली। ओके। मैम मैम ऑथोरिटेटिव किसके हाँ, अंडर आएगा? ऑथोरिटेटिव ये नॉर्मेटिव के अंदर आएगा। ये है ना नॉर्मेटिव के अंदर, मीडिया को कैसे फंक्शन करना चाहिए एक सर्टेन सिचुएशन में। इसके अंदर आपके ऑथोरिटेरियन है, फ्री प्रेस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिस्ट है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट है। देख, मैम इनको जिसने प्रपोज किया है तो उनको याद करना जरूरी है। मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा जिसमें कि पूछा गया हो कि भाई ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी। आमतौर से जो है ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं जो कि थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, कि ठीक है। एक सर्टेन थ्योरी जो है उसका क्या मानना है, या फिर वो इस तरह से होता है कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है तो इसको कौन सी थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज कर। जी इस मतलब तरह के इतना क्वेश्चंस होते ज्यादा हैं। वो जरूरी नहीं है। Kind of नहीं जरूरी है, एक्सेप्ट जी
वो बुलेट थ्योरी जो है ना, बुलेट थ्योरी पे, चूंकि हैरोल्ड लैसवेल जो है वो कम्युनिकेशन में उनका 2-3 जगह पर नाम है, और वो बहुत ही पुरानी थ्योरी है, और मेरे ख्याल से वो पहली इंडिया की थी, तो उस थोड़ा सा रहता है जोर कि बुलेट थ्योरी हैरोल्ड लैसवेल ने दी थी। हो सकता है वहां पर साल इस तरह से हो जैसे कि स्टेटमेंट्स वाले को होते हैं ना, तो वहां पे आदमी का नाम और उनकी हो के और उन्होंने ये बात की थी, इस तरह की बात। तो मैंने जी हैरोल्ड लैसवेल के अलावा, यानी बुलेट थ्योरी जो है उसके अलावा, मैंने किसी में नाम नहीं देखा है। जी, शुक्रिया। ओके। अब ये है हमारा इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी। मास मीडिया जो है उसका सोसाइटी पर क्या असर हो रहा है। मास मीडिया आर प्राइमरीली मोल्डर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी को एक साथ में ढालने का काम करते हैं। एंड एज वेल एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, साथ ही साथ वो सोसाइटी की अक्कासी भी है। कहते हैं कि मीडिया जो है वो एक सोसाइटी की अक्कासी होती है। अगली बात है कि द ग्रोथ ऑफ मास कम्युनिकेशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट फार मोर इंफॉर्मेशन टुडे देन एनी टाइम बिफोर, यानी कि आज की कॉम्प्लेक्स और एडवांस सोसाइटी में इंफॉर्मेशन जो है उसकी बहुत जरूरत है। हमें हमें अपने आसपास से अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास कम्युनिकेशन का जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है वो चीज बहुत ज्यादा आसान हो गई है पहले के बनिस्बत। आज के दौर में किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना किसी भी वक्त हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहांस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आसपास से अवेयर रहें। आसपास क्या चल रहा है, फैक्ट्स जो है हमें हमेशा मालूम होने चाहिए। एंड वी आर इंफॉर्मेशन हंग्री सोसाइटी। ओके, ये तो हो गई कि मास कम्युनिकेशन किस तरह जरूरी है हमारी जिंदगी में। अगली बात यह है कि किस तरह मास कम्युनिकेशन की वजह से हमें बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पांच पांच ऐसे मसाइल हैं जो मास कम्युनिकेशन की वजह से आज भी करनी पड़ती है। पहला है मैनिपुलेशन। कह रहे हैं कि क्लेवर यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन ऑल्टर द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डेड विजुअल एंड ऑडियो मटेरियल। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके उन ऑडियो या वीडियो को ऑल्टर करते हैं इस तरह से कि उसकी माना जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के स्पीच के, कि उनकी बहुत सारी बातों में से ना छोटा छोटा एक एक सीन उठा लेते हैं, 3 वर्ड इससे 3 वर्ड उससे, और उसको मिला करके एक क्लिप बनाते हैं जिसमें कि एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, और वो इस बात को फैला देते हैं। अब उस शख्स ने ये बात कभी कही ही नहीं थी, लेकिन ये किस तरह से किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करके मैनिपुलेट किया जाता है बातों को। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है आज। और अभी तो रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरह से एआई से जो है लोग फोटोज में वॉइसेस डाल देते हैं, और अलग अलग शख्स पे अलग अलग वॉइसेस डाल देते हैं। वो कुछ भी होता है आजकल, तो वो मैनिपुलेशन जो है एक बड़ा ही मसला हो गया है। अगली बात है प्राइवेसी। The issue of relating the right of privacy with public interest has become a vexed problem. बहुत ही मुश्किल हो गया आज के जमाने में। लोग अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों से शेयर भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशंस को छुपा करके भी रखना चाहते हैं, सीक्रेट भी रखना चाहते हैं। अब इस कश्मकश में बहुत ही मसला हो गया है कि अपने इंफॉर्मेशन को हम सेफ रख सकें और प्राइवेट रख सकें। अगला है वो सिक्योरिटी, protection of secret government information and private financial transaction and institutional records in computer system has become a matter of concern. आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम उसको स्टोर कहाँ करते हैं, किसी भी डिजिटल डिवाइस में, फोन में करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स में करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना हो, प्रोसेस करना हो, हर चीज के लिए जो है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए अपने इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको प्राइवेट रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है।
डेटा ब्रीचेस, इंफॉर्मेशन की चोरी हो रही है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हैकिंग का काम हो रहा है। इन सब की वजह से सिक्योरिटी जो है वो आज एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गई है। अगली चीज क्या है, अगला मसला क्या है, वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्या मसला है इसमें? While the new technologies have democratized access to information, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है कि किसी भी शख्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना बहुत ही आसान हो गया। आपके पास हर सोर्स अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसे ढूंढें और वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इससे इसका क्या मसला हुआ, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका मसला ये हुआ है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। अब आपके आसपास इतना इंफॉर्मेशन है कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आप किस चीज पर ध्यान दें, किसको छोड़ें, कहाँ सही बात है, कहाँ गलत बात है। मिसलीडिंग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है ना। लोग आधा सच आधा झूठ बोल, कहीं पर सही अगर इंफॉर्मेशन है भी तो उस पर यकीन किया जा सकता है या नहीं, ये ऑडियंस को नहीं समझ में आता है। और एक और बहुत बड़ा मसला है वो बबल्स का। बबल्स क्या होते हैं, जो हमारा एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया वगैरह का। जैसे कि अगर मैं किसी खाने की अभी रेसिपी देख लूँ ना, तो अगली 10-15 वीडियोस वो मुझे सिर्फ रेसिपी की ही सजेस्ट करेंगे। अगर मैं 2-3 और देख लूँ और फिर अगले दिन मैं अपना अगर यूट्यूब खोलूँ तो वो सारे जितने भी वो सजेस्ट कर रहे होंगे ना मुझे, वो सारी उन्हीं रेसिपीज की वीडियोस होंगी। या फिर अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जिन चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते हैं वो सिर्फ उन्हीं चीजों को शो करते हैं, उसी से रिलेटेड वीडियोस को शो करते हैं। तो इसकी तो हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत है, अबंडेंस है बिल्कुल इंफॉर्मेशन की, लेकिन आप तक वही पहुंच पाती है जिसको आप देखते हो या सेलेक्ट करते हो। प्रेफरेंस बेस्ड एल्गोरिथम हो गया है आपका। इसकी वजह से हर पर्सपेक्टिव तक पहुंच पाना मुश्किल है। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगला है हमारा आइसोलेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आइसोलेशन। कह रहे हैं कि while the communication revolution has the power to draw the global community closer together, simultaneously it also isolates individuals and small groups. देखिए कम्युनिकेशन मकसद क्या था कि लोगों के दरमियान जो दूरी है, हम यहाँ हैं, अगला शख्स जो है किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में है, उसके हम मेरे और शख्स के दरमियान की दूरी को मिटाने के लिए कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जो आई थी उसका मकसद यही था। लेकिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने कम्युनिकेट करना था, आज उसी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कि लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देखनी हो, जाननी हो, तो हम क्या करेंगे, हम या तो टीवी पे देखेंगे या मोबाइल पर देखेंगे। अब वो टीवी और मोबाइल पे वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए हमें टाइम देना होता है। तो अब जो है क्या होता है कि फैमिली घर में ही बैठ करके मूवीज देख रही है, इसके लिए उसे थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। तो जिन कम्युनिटी के साथ आना था वो अब इसी टेक्नोलॉजीज की वजह से अलग हो गई हैं, मीडिया टेक्नोलॉजी की वजह से। ये हो गया आइसोलेशन। तो ये चंद मसले थे जो कि मास कम्युनिकेशन की वजह से लोगों के दरमियान आ गए। ये हमारा मास मीडिया जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या बातें कर ली हैं, मास मीडिया के ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सारी थ्योरीज, कुछ ऐसे टर्म्स जो एग्जाम में पूछता है, और इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी में मास मीडिया का। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है ना। अब एक चीज और जो रह जाती है वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं आप लोगों को कल पढ़ा दूंगी। ओके, बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें 3 ही चीजें हैं। आज जो है हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 94।
कह रहा है कि इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। बताएं क्या होगा। दिख रहा है ना सबको। ग्रेप वाइन। चलें जल्दी। नहीं, आप मैसेज करें मुझे, जल्दी जल्दी सब लोग रिप्लाई करें, और इस तरह जो है सारे लोग जवाब दे पाएंगे। ओके, सबने प्रैक्टिस कर लिया लगता है। ओके, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेप वाइन हमने पढ़ा था, जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में था। ओके, अगला सवाल। एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल नॉइजेस, फिजियोलॉजिकल नॉइज का एग्जांपल बताएं मुझे। हंगरी, हमिंग एयर कंडीशन। ओके नदीम साहब, ठीक है, ठीक है, अगर आपसे जवाब हो पाता है तो आप दें, नहीं तो आप जो है पिछले जो लेक्चर्स हैं आप उन्हें सुन लें और अपने नोट्स बना लें। ओके, ओके, एवरीवन इज करेक्ट, इट्स फीलिंग हंग्री। अगला सवाल है, स्पीकर यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म इज एन एग्जांपल ऑफ। कॉम्प्लेक्स टर्म किसका एग्जांपल होगा? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सेमांटिक एंड फिजिकल। ओके, जल्दी जल्दी जवाब दें सब। ओके, ओके, करेक्ट। सेमांटिक नॉइज जार्गन्स की वजह से होता है ना। हमें ये टर्म हमेशा याद रखना है, जार्गन्स, ये बहुत जगह ये यूज होता है। कॉम्प्लेक्स टर्म या टेक्निकल वर्ड को जार्गन कहते हैं। A fixed and categorized impression of group of people based on predetermined set of quality। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि जिनका एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वालिटी है, क्या कहलाएगा? ये टाइप ऑफ थिंकिंग है, ये लोगों का ये सोचना कि एक ग्रुप के लोग एक जैसे होते हैं। ओके, ओके, गुड। स्टेरियोटाइपिंग, रूढ़िवाद, किसी एक मुद्दे के बारे में, किसी एक ग्रुप के बारे में एक जैसा ख्याल रखना। विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जनरलाइज्ड इवैल्यूएशन होता है, निगेटिव होता है, ये एक बायस्ड परसेप्शन है। ओके, ओके, बाकी लोग जवाब दें जल्दी। हाँ, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। ये एक जनरलाइज्ड इवैल्यूएशन होता है, स्टीरियोटाइप बेस्ड होता है ना। प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप जो है एक जनरलाइज्ड इवैल्यूएशन है। ये कह रहा है ना यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑफ आउट ग्रुप मेंबर। आउट ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए, दो चीज होता है, आउट ग्रुप होता है और इन ग्रुप होता है। इन ग्रुप का मतलब हुआ आप जिस ग्रुप का हिस्सा है उस लोगों के शख्स आपके लिए इन ग्रुप होंगे, और आपके ग्रुप के बाहर के जो भी लोग हैं वो आउट ग्रुप हुए। जैसे माने के लड़की और लड़के का अगर दो ग्रुप हो, तो लड़कियों के लिए सारी लड़कियां इन ग्रुप हुई, और उनके लिए सारे लड़के जो हैं वो आउट ग्रुप हैं, यानी वो ग्रुप के बाहर का हिस्सा है। और लड़कों के लिए लड़के इन ग्रुप होंगे और लड़कियां आउट ग्रुप होंगी।
तो जनरलाइज्ड इवैल्यूएशन जो होता है वो आउट ग्रुप के लिए होता है। आप एक एक आम ऐसी जहनियत है कि मान के हाँ, अगर आप जो है लड़की हैं, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, हर लड़कियों की अलग अलग जहनियत होती है, हर लड़कियों का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन आप कहेंगे कि तमाम लड़के जो हैं वो एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं है। आप जिस ग्रुप का हिस्सा हैं, आप अवेयर होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसके टाइप से। लेकिन जिस ग्रुप का आप हिस्सा नहीं है, जिससे आप मिलते जुलते नहीं है, जिनको आप जानते नहीं है, वो दूर से कहते हैं ना कि हर चीज एक जैसी दिखती है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उनकी क्या खुसूसियात हैं, उनकी क्या इख्तलाफात हैं, तो आपको लगता है वो सारे एक जैसे हैं। तो जो भी परसेप्चुअल बायस होता है वो आम तौर से आउट ग्रुप के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उनके परसेप्शन, उनको परसीव करने में हमें मसला होता है, क्योंकि दूर से हमें वो सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। और मिसलेनियस में से कुछ कर लेते हैं। ये बताएं 116, अकॉर्डिंग टू मेहराबियन द रिसेप्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा वर्ड्स का, टोन का और बॉडी लैंग्वेज का? ये क्या परसेंटेज थे इसके? हम्म। वर्ड, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज का परसेंटेज कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कौन लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसका था? बी होगा, बी। वर्ड्स का सबसे कम था और बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स, काइनेसिक्स का सबसे ज्यादा रोल था, है ना? काइनेसिक्स वॉज 55% और वर्बल जो था, वर्बल सबसे कम था 7%। आप इस डब्बे से हमेशा याद रखें, यहाँ पे वर्बल होगा, यहाँ पे नॉन वर्बल होगा और यहाँ पे काइनेसिक्स होगा। वर्बल बिल्कुल छोटू सा होता है और ये हाफ में होता है, नॉन वर्बल ऑलमोस्ट, नॉन वर्बल। ठीक है। हम्म। और मुझे बताएं, ये 124 क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस मीडियम इज। आप लोगों को मालूम है क्या होता है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस? नहीं मालूम है? ओके, ओके, आंसर कर रहे हैं, करें। नहीं मालूम है तो कह दीजिए कि आप लोगों को नहीं मालूम है। ओके। सिंक्रोनस मीडियम वो होता है जहां पर फीडबैक जो है वो हमें फौरन मिल जाता है। आगे जो है आप जब आईसीटी पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म जो है इस बुक में डिफाइन किया हुआ है, इस चैप्टर में ये नहीं था। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक फौरन मिल जाता है और एसिंक्रोनस में जो है फीडबैक या तो एब्सेंट होता है या फिर डिलेड होता है। फीडबैक या तो एब्सेंट होगा या फिर डिलेड होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे रेडियो, टेलीविजन और फिल्म में फीडबैक एब्सेंट होता है और न्यूज़पेपर में डिलेड होता है। और ये मुझे तो ये सारे ही ऑप्शंस जो है सिंक्रोनस लग रहे हैं। 124 इज डी।
मैम इसमें डेफिनेशन जो मिली थी ये था कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वे टू पार्टीज नीड नॉट प्रेजेंट एट ए टाइम, एसिंक्रोनस का। अच्छा। सिंक्रोनस में जो है असिस्टेड बाय चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, सो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एक वो भी होता है कि मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे फीडबैक एब्सेंट होता है जो एसिंक्रोनस होता है उसमें। ओके, मैं इसमें एक बार सिंक्रोनस डिटेल में पढ़ दो लूंगी। पार्टीज को एक जगह रहना जरूरी नहीं है, जैसा कि ऑनलाइन हम्म। क्लासेस है जहाँ पर रिकॉर्डिंग रहती है, जरूरी नहीं है कि वहां पर एक जगह ही रहे। लेकिन सिंक्रोनस में जैसा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जहाँ पर सबको एक जगह रहना जरूरी है। जैसे कि फेस टू फेस कनेक्शन होता है वो सिंक्रोनस हाँ। होता है। यस। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे